आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे MySQL फंक्शंस को। वैसे तो MySQL में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कुछ पॉपुलर फंक्शंस को। हमने कैटेगराइज किया है फंक्शन को स्ट्रिंग, मैथमेटिकल और डेट एंड टाइम फंक्शंस में, और इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं स्ट्रिंग कैटेगरी के कुछ पॉपुलर फंक्शंस को। इनको समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले खोल लेते हैं MySQL क्लाइंट को। ये मैंने अपना MySQL क्लाइंट खोल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगा अपना पासवर्ड एंड एंटर। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा कैर फंक्शन को, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट CHAR कैर, और कैर के अंदर मैं ब्रैकेट में पास कर दूंगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि एक ASCII वैल्यू होती है। मैंने डाला 65,78। मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकता हूँ। मैं डाल के देखता हूँ 67.5। उसके बाद लगाऊंगा सेमीकोलन और एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। इन ASCII वैल्यूज़ की जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन था वो मेरे को डिस्प्ले हो चुका है। जैसे 65 का मतलब होता है कैपिटल A, इसी तरह से 78 का मतलब होता है कैपिटल N, और 67.5 का मतलब होता है D। ध्यान दीजिएगा 67 का मतलब होता है C, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और 0.5 के बाद वो वैल्यू आगे बढ़ जाती है, यानी कि 68 मानी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब 67 डाला तो वैल्यू आई C। तो आप देख सकते हैं 67 की इक्विवेलेंट वैल्यू हुई C। 67.5 के बाद अगर जाता हूँ तो वैल्यू बदल जाती है, वो 68 हो जाएगी, और 68 की वैल्यू होती है, आपने देखा, D। तो चलिए कुछ और सीखते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्केटनेट। तो कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करेगा, कॉन्केट करेगा दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में। आप देख सकते हैं मैंने लिखा कॉन्केट, और कॉन्केट का जैसे ही मैंने आउटपुट निकाला तो ये देखिए दोनों स्ट्रिंग वैल्यू मेरी एक साथ जुड़ के आ गई है। हेलो और हाई मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, ये हेलो हाई आपस में कॉन्केटनेट हो गए हैं। चलिए अब मैं रन टाइम में कॉलम का नाम कैसे चेंज करना है वो आपको बताता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज, सॉरी मैं इसमें एक डबल कोट्स लगाना भूल गया, कॉन्केटेट नेम्स। अब देखिए यहाँ पे कॉन्केटनेट नेम्स कॉलम का नाम लिखा हुआ आ रहा है, और ये चीज़ पॉसिबल हुई है एज के आगे मैंने डबल कोट्स के अंदर कॉन्केटनेट नेम लिखने से। आप देख सकते हैं पहले जो आउटपुट आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं था, और अब आप देख सकते हैं काफ़ी रीडेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इन्हीं ऑपरेशंस को हम प्री डिफाइंड टेबल्स के ऊपर करते हैं। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, यहाँ से मुझे जाना है सकीला डेटाबेस के अंदर। तो मैं लिखता हूँ यूज़ सकीला और एंटर। मैं सकीला डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ टेबल्स देखनी है, तो मैं लिखूँगा शो टेबल्स और एंटर। यहाँ देखिए मेरे पास है एक्टर टेबल, और एक्टर टेबल के ऊपर मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड्स खुल के आ गए हैं। यहाँ पे है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अल्टीमेटली मुझे ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो करना है कॉन्केटनेशन का, जिसमें मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम्स को। तो आइए फटाफट से हम क्वेरी लिखते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट, फिर लिखेंगे कॉन्केट। कॉन्केट की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, ई जरूर लग जाता है इसमें कभी कभी गलती से। तो कॉन्केट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉलम का नाम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, और ब्रैकेट के बाहर आके हम लिखेंगे फ्रॉम, जिस टेबल से हमें ये ऑपरेशन करवाना है। तो टेबल का नाम है एक्टर, सेमीकोलन और एंटर। तो एंटर मारते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है संतोष जोशी, जो कि अलग अलग कॉलम में था, फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। तो यहाँ देखिए जब कॉन्केटनेट हुआ तो दोनों के दोनों सेम कॉलम के अंदर आ गए। चलिए अब हम सीखते हैं एक नया स्ट्रिंग फंक्शन जिसका नाम है लोअर। तो लोअर जैसे कि नेम से ही पता चल रहा होगा, किसी चीज़ को ये लोअर कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपर केस में मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ। मैं लिखता हूँ ABCDE, और अब देखते हैं ये क्या काम करता है। तो आप लोग जैसे कि मैंने बताया कि ये नाम से ही पता चल रहा था, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस का ही एक नाम एल केस भी है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप चाहे एल केस यूज़ करें चाहे लोअर यूज़ करें, दोनों के दोनों सेम ही है। तो अब जब लोअर है तो फिर अपर भी है। तो चलिए अपर फंक्शन को भी फटाफट से यूज़ करके देखते हैं। हमने लिखा अपर, और उसके अंदर कोई स्मॉल केस में वैल्यू दे देंगे एज अ पैरामीटर। तो हमने यही वैल्यू, मैं अपना नाम दे देता हूँ उसमें, मैंने लिखा संतोष और एंटर। ये देखिए इसने अपर केस में इसको कन्वर्ट करके कर दिया है। अभी अपर केस को भी हम यू केस लिख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यू केस लिख रहा हूँ और एंटर। यू केस भी वही काम करेगा जो अपर काम करता है। चलिए अब कुछ ट्रिम फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एल ट्रिम के बारे में। तो उसके लिए मुझे लिखना है सेलेक्ट
एल ट्रिम और ब्रैकेट में मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, जिस स्ट्रिंग में लेफ़्ट साइड से कुछ मैं गैप दे देता हूं। और अब मैं लिखता हूं हेलो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ गैप है और अब मैं लगाता हूं सेमीकोलन। आप देख लीजिए जो लेफ़्ट साइड में गैप था वो ट्रिम हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एल ट्रिम फंक्शन। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कोई भी गैप नहीं आ रहा, जबकि जब मैंने स्ट्रिंग लिखी थी तो लेफ़्ट साइड में जानबूझ के इंटेंशनली मैंने कुछ गैप छोड़ा था। इसको थरली समझने के लिए एक बार मैं फिर से इसको चलाता हूं और इस एल ट्रिम फंक्शन को यहां से कर देता हूं रिमूव। अब देखिए विदाउट एल ट्रिम फंक्शन ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए लेफ़्ट साइड में कितना गैप है, यही गैप एल ट्रिम फंक्शन ने दूर किया था। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में गैप है जो कि पहले एल ट्रिम फंक्शन को यूज़ करने से ट्रिम हो गया था। आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एल ट्रिम के साथ साथ सीखते हैं आर ट्रिम को। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना है आर ट्रिम। सेलेक्ट के तुरंत बाद मैं लिखूँगा आर ट्रिम और अब मैं यहाँ गैप दे देता हूँ राइट हैंड साइड में भी। हेलो की जस्ट बाद भी मैंने गैप दिया है और मैं मारता हूँ एंटर। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का गैप तो एज इट इज़ ही है, लेकिन राइट साइड का गैप हट चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे गैप दिया है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे कोई गैप नहीं है और ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई आर ट्रिम फंक्शन से। चलिए आर ट्रिम फंक्शन को भी थरली चेक करते हैं और इस आर ट्रिम को यहाँ से हटा देते हैं और बिना आर ट्रिम फंक्शन के देखिए आउटपुट एज इट इज़ ही डिस्प्ले हुआ है। देखिए लेफ़्ट साइड में भी ट्रिम नहीं हुआ और ना ही राइट साइड में ट्रिम हुआ है। आप देख सकते हैं इससे पहले जो मैंने आउटपुट दिया था उसमें राइट साइड से भी ट्रिम हो चुका था क्योंकि आर ट्रिम फंक्शन को मैंने यूज़ किया था। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको लेफ़्ट से या राइट से ट्रिम करना है तो आप आर ट्रिम या एल ट्रिम को अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं एक नया फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ट्रिम करता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि एल ट्रिम है आर ट्रिम है, तो इट सिंबलाइज कि ये शायद दोनों तरफ ही ट्रिम करता होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या काम करता है। तो हमने लिखा हेलो और हेलो के दोनों साइड लेफ़्ट में भी और राइट में भी हमने गैप छोड़ा है। ये देखिए इसने दोनों तरफ से ही ट्रिम कर दिया है। तो इट सिंबलाइज जो ट्रिम फंक्शन है वो दोनों का ही काम करेगा, एल ट्रिम का काम भी और आर ट्रिम का काम भी। ये देखिए लेफ़्ट साइड में भी गैप था, राइट साइड में भी गैप था और जब मेरा आउटपुट निकल के आया तो ना लेफ़्ट में गैप बचा और ना ही राइट में। आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नए फंक्शन की तरफ और इस फंक्शन का नाम है INSTR। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट INSTR। INSTR स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं लिखता हूँ एक स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और साथ में एक साथ लिख दिया है हाय। हेलो हाय मैंने एक स्ट्रिंग लिखी और एक सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास की OH। तो अब देखिए यहाँ पे रिटर्न होके आया है 4। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ मेन स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है। तो ये देखिए मेरी मेन स्ट्रिंग थी हेलो और सब स्ट्रिंग थी OH। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो OH की फर्स्ट अकरेंस मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर आई होगी वो 4 ही रही होगी। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फोर्थ नंबर पे मेरा O आया है तो OH उसके आगे है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे भी सब स्ट्रिंग की होती है वो INSTR रिटर्न करके दे देता है एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। चलिए इसको थरली समझते हैं एक और एग्जांपल से। यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग को इस बार चेंज कर देता हूँ। सब स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने रखी L और अब देखिए आउटपुट में आया है 3। तो इसको भी समझ लेते हैं कि ये 3 कैसे बना होगा। यहाँ देखिए सब स्ट्रिंग थी मेरी L और मेन स्ट्रिंग थी मेरी हेलो हाय। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँगा तो H नंबर 1, फिर 2 और L का जो इंडेक्स है वो 3 है। तो अल्टीमेटली ये 3 रिटर्न होके आया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शन के सीखते हैं। हम लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ। लेंथ तो बहुत सिंपल फंक्शन है, आपने बहुत जगह यूज़ किया होगा। ये सिंपली किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दे देगा। ये देखिए मैंने लेंथ फंक्शन के अंदर हेलो पैरामीटर पास किया है एज ए स्ट्रिंग और उसने उसकी लेंथ जितनी भी कैलकुलेट करी होगी वो डिस्प्ले कर दी। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। अल्टीमेटली इसकी लेंथ बनी 5 और 5 ही इसने आउटपुट निकाल के दे दिया है। आगे बढ़ते हैं कुछ नए फंक्शंस की तरफ और नया फंक्शन है इस बार हमारा सब स्ट्रिंग। तो चलिए सीखते हैं सब स्ट्रिंग कैसे काम करता है। हमने लिखा सिलेक्ट और हम लिखा सब str। इसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं सब स्ट्रिंग। तो मैंने फ़िलहाल लिखा सब str। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास करी जिसका नाम है भारत देश
और इसके आगे मैंने 2 और पैरामीटर पास करें 4,5। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेन स्ट्रिंग थी भारत देश, और उसके बाद ये था मेरा पहला पैरामीटर और ये था मेरा दूसरा पैरामीटर। जो मेरा पहला पैरामीटर है वो सिंबलाइज है कि शुरू कहाँ से होगा। तो मैं ज़रा गिनता हूँ यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि जो पहला पैरामीटर है वो सिंबलाइज कर रहा है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो इस इंडेक्स से शुरू होगी, यानी 4th इंडेक्स से शुरू होगी। तो 4th इंडेक्स पे है R, तो ये देख सकते हैं आप। और जो सेकंड पैरामीटर है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैरामीटर 5, तो 5 सिंबलाइज करता है कि जब आउटपुट आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अल्टीमेटली सेकंड इंडेक्स सिंबलाइज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गोइंग टू बी प्रिंट। इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। इस बार हम सब स्ट्रिंग की जगह सब स्ट्रिंग पूरा लिख के देखेंगे, और भारत देश स्ट्रिंग को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये जो मैंने पैरामीटर्स इसमें पास किए थे, इन पैरामीटर्स को मैं चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ 2,6 और एंटर। अब देखिए इसमें, अब देखिएगा मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम है, इंडेक्स इस बार चेंज हो गया और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए हैं। तो देखिए सेकंड इंडेक्स को मैं अगर काउंट करता हूँ तो सेकंड 1, 2, तो सेकंड नंबर में मेरा आ रहा है H, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं 6। तो अभी इसको गिन के देख लेते हैं। ये 6 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अल्टीमेटली आपके समझ में आ गया होगा कि सब स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको आउटपुट को समझना है। तो आइए कुछ और फंक्शंस को सीखते हैं। इसको मैं सब स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ और इसमें मैं फंक्शन लिखता हूँ मिड। मिड फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सब स्ट्रिंग काम करता है। ये बिल्कुल वही फंक्शन है, आप कह सकते हो इसका ही दूसरा नाम है। आप इसमें ये भी देख सकते हो कि मैंने मिड फंक्शन के अंदर भी वही पैरामीटर्स यूज़ किए हैं जो कि सब स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किए थे, और इसका आउटपुट भी सिंबलाइज कर रहा है कि भले ही नाम अलग अलग है दोनों फंक्शंस के, लेकिन काम इनका बिल्कुल सेम है। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब फटाफट से हम सीखते हैं लेफ़्ट फंक्शन के बारे में, और हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ किया और लेफ़्ट फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर में पास किया सबसे पहले भारत देश, एक स्ट्रिंग पास करी और इसके आगे एक पैरामीटर और पास किया जो कि बताएगा कि मुझे लेफ़्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पास किया 4। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से मेरे 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो चुके हैं, BHAR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए मैं लेफ़्ट के साथ साथ राइट को भी यूज़ करना सिखा देता हूँ आपको। मैं इसकी लेफ़्ट की जगह लिखता हूँ राइट और सेम पैरामीटर्स रहेंगे। मैं मारूंगा यहाँ पे एंटर, पैरामीटर चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 6, तो राइट हैंड साइड से मेरे पास 6 कैरेक्टर आ जाने चाहिए। चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं। मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि राइट फंक्शन मैंने यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है 6। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे काउंट करके देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ से ये शुरू होना चाहिए A से। तो अल्टीमेटली A से लेकर मैं काउंट करूँगा 6 कैरेक्टर, क्योंकि राइट हैंड साइड से 6 गिनने हैं। तो अल्टीमेटली मेरा ये आउटपुट आ गया है। राइट हैंड साइड से आप गिन सकते हैं 6 कैरेक्टर यही बन रहे होंगे जो आपके आउटपुट में आए हैं। इसी फंक्शन को मैं एक प्रीडिफाइंड टेबल के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस। मैं डेटाबेस के अंदर एंट्री मार चुका हूँ। मैं जाऊँगा सकीला में, यूज़ सकीला, देन शो टेबल्स, और शो टेबल्स के अंदर मैं एक्टर टेबल को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं पहुँच गया एक्टर टेबल में। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, और ये एक्टर टेबल मेरे पास आ चुकी है इसके कंटेंट। तो मैं फटाफट से इसमें यूज़ करता हूँ सेलेक्ट लेफ़्ट, और ब्रैकेट के अंदर मैं फर्स्ट नेम वाले कॉलम को यूज़ करता हूँ और इसमें मैं पैरामीटर एक और पास करता हूँ 4। तो 4 कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाने चाहिए। मैं लिखता हूँ फ्रॉम एक्टर सेमीकोलन एंड एंटर। आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट नेम के उतने ही कैरेक्टर्स आए जिनको मैंने लेफ़्ट से 4 सेलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नेम्स 4-4 कैरेक्टर्स के हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर्स हैं, लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ किया गया है और 4 कैरेक्टर उसके अंदर पैरामीटर है। तो ये आउटपुट आ गया। आप देख सकते हैं ये 4 कैरेक्टर है, ये 4 कैरेक्टर है, ये 4 कैरेक्टर है। इसमें आपको कुछ 4 से भी कम कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। ये इस वजह से हैं क्योंकि एक्चुअल में इनके नाम ही 4 कैरेक्टर से छोटे थे, तो ये उतने ही आ पाए। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।